अध्याय 21। प्रयोग का अंत समय किसी तीर की तरह तेजी से निकल गया। देखते ही देखते साल 2021 आ गया। कैंपस में छात्र लौटने लगे थे और जो जगह वीरान थी वो फिर से गुलजार हो गई। हालांकि पिछले एक महीने से चेन चेन, वांग वेई और जिया यिन की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। वे रोजाना 10 से 12 घंटे लैब में बिताते थे। जिया यिन रसद, लॉजिस्टिक्स और जानवरों की देखभाल संभाल रही थी, जबकि चेन चेन और वांग वेई मुख्य प्रयोगों में जुटे थे। सेमेस्टर शुरू होने से 3 दिन पहले क्लोनिंग का चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चेन चेन ने चूहों को 3 समूह में बांटा। ग्रुप 1 मस्तिष्क की चोट इन्हें 2 टीमों और बी में बांटा गया। टीम को लैब में विकसित स्टेम सेल दिए गए, जबकि टीम बी को क्लोन किए गए स्टेम सेल। ग्रुप 2 रीढ़ की हड्डी की चोट, यहां भी टीम और बी के बीच मुकाबला था। ग्रुप 3 इम्यून सिस्टम का पुनर्निर्माण, ये सबसे बड़ा समूह था जिसमें 12 बूढ़े चूहे थे। तीसरे ग्रुप में सबसे बड़ी चुनौती कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी थी। कैंसर कोशिकाओं को मारने वाली ये प्रक्रिया स्वस्थ कोशिकाओं के लिए भी जानलेवा होती है। 1911 में कैंसर की खोज के बाद से इंसान इससे लड़ रहा है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस जंग की पहली बड़ी जीत थी। गेटी इमेजेस एक्सप्लोर। चूहों के लिए यह प्रक्रिया बहुत कठोर थी। कीमोथेरेपी के दौरान 12 में से 6 चूहे मर गए, लेकिन अंत में 6 जीवित बचे। प्रयोग के अंत तक केवल 3 चूहे ही पूरी तरह टिक पाए। 3 महीने बाद परिणाम सामने थे। ग्रुप 1 और 2 टीम बी क्लोन किए गए स्टेम सेल के परिणाम टीम आ आर्टिफिशियल सेल से कहीं बेहतर थे। क्लोन किए गए सेल्स ने घावों को बहुत तेजी से भरा। ग्रुप 3 बचे हुए 3 बूढ़े चूहों के सीटी स्कैन ने सबको चौंका दिया। उनके शरीर के अंग जो बुढ़ापे के लक्षण दिखा रहे थे अब काफी हद तक सुधर चुके थे और वे फिर से जीवंत दिखने लगे थे। अद्भुत, तीनों प्रयोग सफल रहे। वांग वेई ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। जिया यिन की आंखों में अविश्वास था। चेन चेन, हम मशहूर होने वाले हैं। चेन चेन ने शांत भाव से कहा, अब मैं 2 शोध पत्र पेपर्स लिखूंगा। जिया यिन फर्स्ट ऑथर होगी, वांग वेई सेकंड और मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। वांग वेई ने पूछा, हम इन्हें कहां पब्लिश करेंगे? बायोलॉजी की दुनिया में कुछ ही टॉप जर्नल्स है, निश्चित रूप से हम सेल में सबमिट करेंगे। चेन चेन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सेल, नेचर और साइंस CNS वे 3 प्रकाशन है जहां शोध पब्लिश करना किसी भी वैज्ञानिक के लिए एक सपने जैसा होता है। सेल जीवन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चेन चेन उन दोनों की खुशी देख मुस्कुराया। प्रयोग तो खत्म हो गया था, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला था, पूरी दुनिया का ध्यान खींचने का। अध्याय 22। एक अकादमिक युद्ध प्रयोग के बाद चेन चेन और उसकी टीम ने चूहों को फॉर्मालिन में संरक्षित कर दिया ताकि सबूत सुरक्षित रहें। जब वे मोंगन फार्मास्यूटिकल कंपनी से बाहर निकले तो दुनिया खिली हुई लग रही थी। जिया यिन, याद रखना, चेन चेन ने मुड़कर चेतावनी दी, जब तक मैं पेपर सबमिट न कर दूं किसी को परिणामों के बारे में मत बताना। ओह, पर मैंने अपने ट्यूटर को बता दिया है। जिया यिन ने अपराधी भाव से कहा। देरी से आने की अर्जी देते समय मुझे बताना पड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? छोड़ो, मैं शायद जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा हूं। चेन चेन मुस्कुराया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हॉस्टल पहुंचते ही वांग वेई बिस्तर पर ढेर हो गया। 3 महीने की कड़ी मेहनत ने उसे काफी थका दिया था, लेकिन चेन चेन के पास रुकने का समय नहीं था। एंजाइटी का असर अभी बाकी था। वो सीधे लाइब्रेरी पहुंचा और लैटेक्स पर अपने 2 शोध पत्र लिखने लगा। उसने दोनों पेपर सीधे अंग्रेजी में लिखे। एंजाइटी 48 के कारण उसकी तर्क शक्ति चरम पर थी और 4 महीनों में उसकी अंग्रेजी इतनी बेहतर हो गई थी कि उसे अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ी। 1 लाख शब्दों के शोध पत्र उसने एक ही दिन में लाइब्रेरी बंद होने से पहले पूरे कर लिए। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही थी, मानो जानकारी उसके दिमाग से सीधे स्क्रीन पर बह रही हो। अगली सुबह जब चेन चेन सोकर उठा तो उसे भयानक सिरदर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग को मत रहा हो। उसे उबकाई आई और वो वॉशरूम की ओर भागा। आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और बाल बिखरे हुए। शरीर पर एंजाइटी 48 के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 4 महीने से दवा लेने के कारण अब उसकी याददाश्त जाने और मति भ्रम होने का खतरा बढ़ गया था। उसे जल्द से जल्द USB ड्राइव चार्ज करनी थी। तभी जिया यिन का फोन आया। उसकी आवाज उदास थी। चेन चेन, मेरे ट्यूटर तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो, उन्हें मोंगन कंपनी के जरिए सब पता चल गया और आज सुबह उन्होंने मुझसे सब पूछ लिया। चेन चेन का दिल बैठ गया। वो समझ गया कि जिस चीज से वो बचना चाहता था वही हो गया। ठीक है, मैं ऑफिस ब्लॉक 3 पर आता हूं। फोन रखते हुए चेन चेन ने आईने में अपनी आंखों को देखा, जिनमें एक हल्की लाल चमक थी। वो जानता था कि ट्यूटर क्या चाहता है। वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का पद चाहता है ताकि सारी बौद्धिक संपदा उसके नाम हो जाए। तो तुम क्रेडिट चुराना चाहते हो? चेन चेन ने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर ट्यूटर ने उसकी उम्र का फायदा उठाकर उसे लूटने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। चेन चेन ने शांति से अपनी जेब से एक और एंजाइटी 48 की गोली निकाली और उसे मुंह में डाल लिया। जंग अब शुरू होने वाली थी। अध्याय 23। एसोसिएट प्रोफेसर झेंग जियान चेन चेन कैंपस के रास्ते से तेजी से आगे बढ़ रहा था। बसंत की शुरुआत थी, हल्की बारिश हो रही थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। भीड़ में भी चेन चेन अपनी विशिष्ट उपस्थिति के कारण सबका ध्यान खींच रहा था। उसने अपने फोन पर जिया यिन के ट्यूटर की जानकारी पढ़ी। नाम झेंग जियान, उम्र 38 साल, अमेरिका से डबल PhD और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर। वो काफी चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था। इंटरनेट के अनुसार उसकी पहली पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई थी और अब उसने एक प्रभावशाली अधिकारी की बेटी से शादी कर ली थी। चेन चेन को ऑफिस ब्लॉक 3 के पास जिया यिन मिली। वो बहुत शर्मिंदा थी। सॉरी चेन चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मेरे ट्यूटर चाहते हैं कि हम उन्हें फर्स्ट ऑथर, लीड ऑथर और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का पद दे दें। बदले में वे हमें सीधे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए रिकमेंड करेंगे। चेन चेन समझ गया कि यह सरासर लूट है। अगर वे खुद पेपर पब्लिश करते तो उन्हें रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसने अपनी असहमति जाहिर नहीं की क्योंकि प्रयोग का पैसा जिया यिन ने दिया था। जिया यिन ने चेन चेन का हौसला बढ़ाते हुए फुसफुसाकर कहा, अगर तुम्हें यह सौदा सही न लगे तो मना कर देना। चेन चेन ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे ट्यूटर की मेज पर उस महिला की फोटो किसकी है? उनकी पहली पत्नी की, जो अब नहीं रही, जिया यिन ने बताया। चेन चेन ने केबिन में प्रवेश किया। ऑफिस बिल्कुल वैसा ही था जैसा इंटरनेट पर फोटो में दिखा था। झेंग जियान ने बहुत उत्साह से उसका स्वागत किया और जिया यिन को बाहर भेज दिया। झेंग जियान ने सीधे मुद्दे की बात की। चेन चेन, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें अपने अंडर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च में जगह दूंगा, स्कॉलरशिप दिलाऊंगा और भविष्य के प्रोजेक्ट्स में भी शामिल रखूंगा। मेरी बस एक शर्त है, तुम्हें इस रिसर्च पेपर से अपना नाम कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के तौर पर हटाना होगा। बातचीत के दौरान चेन चेन का ध्यान ऑफिस में रखे एक बड़े पेंडुलम क्लॉक पर था। उसने घड़ी के पास जाकर कहा, प्रोफेसर, ये घड़ी हॉलैंड की है ना? काफी पुरानी और शानदार है, लेकिन इसका समय थोड़ा पीछे है। चेन चेन ने बिना पूछे घड़ी का कवर खोला और उसे 5 मिनट आगे कर दिया। झेंग जियान को यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चेन चेन को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था।
वो जानता था कि एक फ्रेशर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट सीट का लालच बहुत बड़ा होता है, पर झेंग जियान ये नहीं जानता था कि चेन चेन की नजर सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि कुछ और ही गहरी चाल पर है। अध्याय 24। पासा पलट गया। चेन चेन मन ही मन हंसा। जिया यिन ने पैसे दिए थे और उसने 3 महीने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन झेंग जियान की बातों ने इसे उसका अपना प्रोजेक्ट बना दिया था। झेंग जियान न केवल बेशर्म था बल्कि बहुत महत्वाकांक्षी भी। वो इस रिसर्च पेपर के दम पर प्रोफेसर बनना चाहता था। चेन चेन ने चेहरे पर हिचकिचाहट का भाव लाया। प्रोफेसर झेंग, अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का पद छोड़ दूं तो क्या आप सच में हमें पोस्ट ग्रेजुएट में सीट दिला पाएंगे? आप वादा तो नहीं तोड़ेंगे? निश्चिंत रहो, ये पूरी तरह मेरे हाथ में है, झेंग जियान ने फुसलाते हुए कहा। मतलब तुम मेरा शोषण करना चाहते हो? चेन चेन ने सोचा। उसने अपना फोन निकाला और झेंग जियान को प्रयोग का सॉफ्ट कॉपी डेटा भेज दिया। डेटा मिलते ही झेंग जियान और भी मिलनसार हो गया। चेन चेन ने कंप्यूटर के पास जाकर अपना पूरा प्रयोग विस्तार से समझाना शुरू किया। झेंग जियान मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा और बार बार चेन चेन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता रहा। तभी चेन चेन ने अचानक विषय बदला। प्रोफेसर, क्या ये मेज पर रखी फोटो आपकी पत्नी की है? झेंग जियान की हंसी रुक गई। वो मेरी पहली पत्नी थी। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी से एक गूंजती हुई आवाज आई, बोंग। चेन चेन ने घड़ी की ओर देखा और कहा, प्रोफेसर, ये घड़ी वाकई खराब है। अभी 10 नहीं बल्कि 9:55 हो रहे हैं। उसने फिर से घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया। झेंग जियान को इस बार कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वापस मेज पर आकर चेन चेन ने धीरे से पूछा, क्या आपकी पहली पत्नी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी? नहीं, कैंसर से, झेंग जियान ने चिस्ते हुए जवाब दिया। मैंने सुना है उन्हें अक्सर बुखार और सिर दर्द रहता था। आप तो फार्मेसी के डॉक्टर हैं, क्या आप घर पर खुद उन्हें ड्रिप 4 ड्रिप चढ़ाया करते थे? चेन चेन की आवाज अब बहुत धीमी और रहस्यमयी थी। झेंग जियान किसी भूत को देखने की तरह उछल पड़ा। ये बकवास क्या है? तुम्हें ये सब किसने बताया? जरा अंदाजा लगाओ। चेन चेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने मेज से फोटो फ्रेम उठाया और उसे झेंग जियान की ओर घुमाया। हैरानी की बात है, आपकी पत्नी की फोटो आपकी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ क्यों है? आप किस बात से डर रहे हैं? मैंने बस उसे गलत रखा है। झेंग जियान अपने डर को छिपाने के लिए चिल्लाया। निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवा दूंगा। चेन चेन बेपरवाह होकर फोटो फ्रेम को हवा में उछालने लगा। प्रोफेसर, क्या आपने हिप्नोसिस सम्मोहन के बारे में सुना है? ये अपराधी से उसका जुर्म उगलवा सकता है। झेंग जियान की आंखें फटी रह गई। उसे समझ आया कि चेन चेन उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद को होश में रखने के लिए अपने हाथ पर जोर से चिकोटी काटी। दर्द के एहसास ने उसे सम्मोहन से बचा लिया। बाहर निकलो अभी। चेन चेन ने खिड़की खोल दी, जिससे ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। झेंग जियान, मैं 3 तक गिनूंगा। तुम उस दिन वापस पहुंच जाओगे जब तुम्हारी पत्नी की मौत हुई थी। 3। चुप रहो। झेंग जियान ने पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया। 2। चेन चेन ने फिर से फोटो उछाली। जैसे ही चेन चेन एक कहने वाला था, फोटो फ्रेम उसके हाथ से फिसल गया और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। सॉरी, आपको परेशान किया। चेन चेन मुस्कुराया और ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही झेंग जियान पसीने से तरबतर होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। इसे मेरे अतीत के बारे में कैसे पता चला? उसने ठंडी और नफरत भरी नजरों से फर्श पर गिरे फोटो फ्रेम को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसी पल दरवाजे के पास वाली घड़ी फिर से बजी, बूम। 1। अध्याय 25। एंजाइटी का एक और दुष्प्रभाव। चेन चेन झेंग जियान के ऑफिस से बाहर निकला। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि उसने अभी अभी एक एसोसिएट प्रोफेसर के साथ मानसिक युद्ध लड़ा है। जब वो ऑफिस ब्लॉक से बाहर निकला तो उसने समय देखा। ठीक 10 बज रहे थे। समय हो गया, उसने धीरे से कहा और हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। अभी वो कुछ ही मीटर दूर गया था कि उसके पीछे एक जोरदार आवाज आई, धप, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। एक पल की खामोशी के बाद कैंपस चीखों से गूंज उठा। झेंग जियान ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। चेन चेन को पक्का नहीं पता था कि झेंग जियान ने अपनी पहली पत्नी को मारा है या नहीं, लेकिन संदेह का एक बीज ही काफी था। झेंग जियान के पास अपनी पत्नी को मारने की तकनीक, कैंसर सेल्स इंजेक्ट करना और मकसद दूसरी प्रभावशाली शादी दोनों थे। मेज पर रखी फोटो, जो उसकी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ थी, ने चेन चेन के शक को 60% यकीन में बदल दिया था। अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी के अनुसार झेंग जियान का अपनी पत्नी की फोटो मेज पर रखना खुद के गुनाह के बोझ को कम करने का एक तरीका था, लेकिन वो अपनी पत्नी की रूह से इतना डरता था कि उसे अपनी तरफ नहीं देख सकता था। चेन चेन ने मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाया था। पहला कदम, उसने डेटा भेजकर झेंग जियान को शांत किया ताकि वो उसे कमजोर समझे। दूसरा कदम, उसने घड़ी के साथ छेड़छाड़ की और उसे झेंग जियान की पत्नी की यादों से जोड़ दिया। ये सम्मोहन, हिप्नोसिस की एक तकनीक थी। तीसरा कदम, उसने अचानक आक्रामक होकर पत्नी की मौत पर सवाल पूछे, जिससे झेंग जियान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अंत में जब चेन चेन ऑफिस से निकला तो झेंग जियान का दिमाग, जो तनाव की चरम सीमा पर था, अचानक शिथिल, रिलैक्स हो गया। ठीक उसी पल घड़ी बजी, बोंग। ये आवाज एक बंदूक के ट्रिगर की तरह थी। उस आवाज ने झेंग जियान के मन में दबे डर और अपराध बोध के ज्वालामुखी को विस्फोट कर दिया। चेन चेन द्वारा डाले गए सम्मोहन के प्रभाव में झेंग जियान ने खिड़की से छलांग लगा दी। चेन चेन चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा। मैं कितना कठोर हो गया हूं। एक जीता जागता इंसान था और मैंने उसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। उसने सोचा, क्या ये एंजाइटी 48 का दुष्प्रभाव था जो उसकी भावनाओं को खत्म कर उसे एक मशीन बना रहा था, या फिर अचानक मिली शक्ति ने उसके अंदर के अंधेरे को आजाद कर दिया था? अध्याय 26। बड़े होने की कीमत। अगले दिन चेन चेन ने पुलिस अधिकारी से हाथ मिलाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलाया। चूंकि वो झेंग जियान को देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए उसे बयान देने के लिए बुलाया गया था। चेन चेन ने कुछ नहीं छिपाया। उसने बताया कि प्रोफेसर उसके शोध को चुराना चाहता था और उसने अपने संदेह भी साझा किए। उसने ये नहीं बताया कि उसने प्रोफेसर को सम्मोहित, हिप्नोटाइज किया था, बल्कि ये कहा कि झेंग जियान ने अपराध बोध में आत्महत्या कर ली। उसके पास पुख्ता एलिबाई था। जब प्रोफेसर ने छलांग लगाई तब चेन चेन ऑफिस से काफी दूर जा चुका था। पुलिस ने चेन चेन के सुरागों पर काम किया और झेंग जियान के पुराने लैब रिकॉर्ड और उसकी पत्नी की मौत की रिपोर्ट निकाली। एक भयानक सच सामने आया। 3 साल पहले झेंग जियान ने ही अपनी पत्नी के सेल से कैंसर विकसित कर उसे धीरे धीरे मौत के घाट उतारा था। हालांकि स्कूल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस मामले को दबा दिया। प्रिंसिपल और कई प्रोफेसरों ने चेन चेन, जिया यिन और वांग वेई को बुलाया। चेन चेन ने बड़ी मासूमियत से बताया कि कैसे उसने प्रोफेसर के डर को पकड़ा और उसे बेनकाब किया। प्रोफेसर हैरान थे कि एक नया छात्र एक अनुभवी प्रोफेसर को इतनी आसानी से मौत के कगार तक ले गया। तभी प्रोफेसर वांगशी ने मामला संभालते हुए कहा, झेंग जियान ने जो किया उसका फल उसने पा लिया। अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम तीनों ने ऐसी क्या रिसर्च की है जिसके पीछे झेंग जियान अपनी जान तक देने को तैयार हो गया? वांगशी का रसूख इतना था
कि उनके एक इशारे पर प्रिंसिपल ने भी पूछताछ बंद कर दी। चेन समझ गया कि प्रोफेसर वांगशी उसे बचा रहे हैं। मीटिंग के बाद वांग वेई काफी खुश था। चेन, तुमने देश का भला किया है उस राक्षस को खत्म करके। लेकिन जिया यिन काफी उदास थी। उसे अपने ट्यूटर की मौत का पछतावा हो रहा था। चेन ने उन दोनों को अपना शोध पत्र ईमेल कर दिया और पब्लिश करने की अनुमति ली। जैसे ही वे दोनों चले गए, चेन ने एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वो वांग वेई और अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा है। एनजेटी 48 की अत्यधिक तर्क शक्ति और शांति उसके व्यक्तित्व को बदल रही थी। झेंग जियांग को मौत के घाट उतारने के बाद लोग अब अनजाने में उससे डरने लगे थे। चेन समझ गया कि ये शायद बड़े होने की कीमत है। जिस दिन उसने वो रहस्यमयी यूएसबी ड्राइव उठाई थी, उसी दिन उसका रास्ता बाकी दुनिया से अलग हो गया था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो शिखर पर पहुंचना या राख में मिल जाना। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो एक साधारण जीवन कभी नहीं जिएगा। अध्याय 27, स्कूल छोड़ना, ड्रॉप आउट। प्रोफेसर वांगशी के ऑफिस में प्रिंटर लगातार चल रहा था। चेन सोफे पर बैठा खिड़की से बाहर डूबते सूरज की रोशनी में एक बुजुर्ग को देख रहा था। ये ऑफिस सामान्य से काफी बड़ा और पूरी तरह से साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ और यहां तक कि बुलेट प्रूफ भी था। काफी देर बाद प्रोफेसर वांगशी ने एक गहरी सांस ली। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी उम्र में मैं ऐसा शोध पत्र, थीसिस लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्रोफेसर ने शोध पत्र की मौलिकता, डुप्लीकेट चेक जांची। दोहराव की दर बहुत कम थी, जिससे उनकी आखिरी चिंता भी दूर हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक फ्रेशर ने पीएचडी स्तर से भी बेहतर विश्लेषण लिखा है। तुम इसे कहां पब्लिश करना चाहते हो? प्रोफेसर ने पूछा। हमने सेल में भेजने का फैसला किया है, चेन ने जवाब दिया। प्रोफेसर वांगशी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चेन को अपना खास शिष्य बनाने का प्रस्ताव दे दिया। इसका मतलब था कि भविष्य में चेन उनकी विरासत संभालता और अगले 20 सालों में विज्ञान जगत के शिखर पर होता। बिना एनजेटी 48 के ये किसी के लिए भी सबसे बड़ा अवसर होता। लेकिन चेन की स्थिति अलग थी। उसने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। प्रोफेसर थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्होंने चेन के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिजनेस लोन के फॉर्म पर बिना हिचकिचाहट के साइन कर दिए। चेन ने अधिकतम सीमा 10 लाख, 1 मिलियन के लोन के लिए आवेदन किया था। प्रोफेसर वांगशी की गारंटी ने बैंक की सारी अड़चनों को खत्म कर दिया। चेन ने स्कूल छोड़ने, ड्रॉप आउट की अर्जी दी और अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी को लिमिटेड नाम का कोई खास मतलब नहीं था, बस सुनने में उसे कूल लगा। सिर्फ 2 दिनों में उसके बैंक खाते में 10 लाख युआन आ गए। झेंग जियांग वाले मामले की वजह से वो अपनी योजना से 3 महीने आगे चल रहा था। अब उसे अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण मिशन पर काम करना था, यूएसबी ड्राइव को चार्ज करना। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत थी। चेन ने इंटरनेट पर शांगदू इंडस्ट्रियल पार्क खोजा। उसे एक मध्यम आकार के ऑक्सीजन प्लांट की तलाश थी जो दिवालिया होने की कगार पर हो। उसे एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसकी तकनीक पुरानी थी और मांग कम होने के कारण वो बंद होने वाला था। चेन को ठीक यही चाहिए था, एक सस्ती फैक्ट्री जहां भारी मात्रा में बिजली की खपत, इंडस्ट्रियल पावर की सुविधा पहले से मौजूद हो। अब समय था अपनी जादुई यूएसबी ड्राइव को फिर से जीवित करने का। अध्याय 28, यूएसबी ड्राइव को चार्ज करना। चेन ग्रीनलैंड ऑक्सीजन प्लांट का दौरा कर रहा था। फैक्ट्री का मैनेजर, जो एक असफल बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था, लगातार फैक्ट्री की खूबियां गिना रहा था। हालांकि सुविधाएं पुरानी थी, लेकिन चेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, ये काफी है, चेन ने कहा। मैं तुम्हारी फैक्ट्री खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं इसे कुछ समय के लिए किराए पर लेना चाहता हूं। मैनेजर ने उसे 2 लाख युआन प्रति माह का ऑफर दिया, लेकिन चेन ने मोलभाव करके इसे 1.5 लाख युआन 150,000 पर तय किया। उसने 3 महीने का किराया एडवांस देने का वादा किया। मैनेजर खुश था क्योंकि फैक्ट्री बंद थी और वो घाटे में था। चेन खुश था क्योंकि उसे सिर्फ भारी बिजली, इंडस्ट्रियल पावर की जरूरत थी। सौदा पक्का होने के बाद चेन ने चाबियां ली और सबको बाहर भेज दिया। अब वो अकेला था। उसने गोदाम से हाथ की मुट्ठी जितने मोटे हाई वोल्टेज केबल ढूंढे। उसने ट्रांसफार्मर से फैक्ट्री के बाकी सारे कनेक्शन काट दिए और इन केबलों को सीधे ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया। केबल का दूसरा सिरा उसने तांबे के एक बड़े टुकड़े कॉपर इंगॉट से जोड़ा और उसमें हैंड ड्रिल से एक छेद करके यूएसबी पोर्ट फिट कर दिया। अब देखते हैं ये सफल होता है या नहीं। चेन ने गहरी सांस ली और मेन पावर स्विच ऑन कर दिया। धप, बाहर लगे ट्रांसफार्मर से एक भारी गूंज उठी, जैसे कोई सोता हुआ दानव जाग गया हो। 200 केवीए की क्षमता वाला ये ट्रांसफार्मर हर घंटे लगभग 200 किलोवाट बिजली खींच सकता था, यानी एक दिन में लगभग 4800 यूनिट डिग्रीज। चेन ने हिसाब लगाया। औद्योगिक बिजली की दर के हिसाब से उसे हर महीने लगभग 1.2 लाख युआन सिर्फ बिजली बिल के देने होंगे। ये महंगा था, लेकिन किसी फिल्म से चीजें बाहर निकालने की शक्ति के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं थी। उसने बाहर जाकर देखा, वो जादुई यूएसबी ड्राइव तांबे के उस टुकड़े में लगी थी। अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती तो इतने हाई वोल्टेज से धुआं बन गई होती, लेकिन इस ड्राइव पर एक खरोंच तक नहीं आई। चेन पहले ही इसे कांच काटने वाले कटर, ग्लास कटर से काटने की कोशिश कर चुका था, पर इस पर कोई निशान नहीं पड़ा। इसकी कठोरता प्राकृतिक दुनिया के उच्चतम स्तर मोस्केल 10 से भी कहीं ज्यादा थी। अब बस इंतजार करना था। चेन ने सोचा कि जैसे ही उसके पास और पैसा आएगा, वो 200 केवीए के बजाय 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाएगा, ताकि चार्जिंग की गति 10 गुना बढ़ सके। यूएसबी ड्राइव धीरे धीरे चार्ज हो रही थी और उसके साथ ही चेन के वे सपने भी, जो पूरी मानवता की सभ्यता को बदलने वाले थे। अध्याय 29, परमानेंट इम्यूनिटी शॉट। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए चेन ने अपने दिन फैक्ट्री में ही बिताने शुरू कर दिए। उसका मुख्य उद्देश्य उस रहस्यमयी यूएसबी ड्राइव की रखवाली करना था। खाली समय में वो बेकार नहीं बैठा। कसरत करने के साथ साथ उसने C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखनी शुरू कर दी। एनजेटी 48 के प्रभाव में उसकी एकाग्रता चरम पर थी। उसने महसूस किया कि ये दवा केवल दिमाग ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। उसे ये समझ आने लगा था कि दौड़ते समय कौन सी मांसपेशी को सिकोड़ना है या मुक्का मारते समय हड्डियों को कैसे घुमाना है ताकि अधिकतम शक्ति मिले। 3 महीने की कसरत के बाद उसका शरीर काफी सुडौल और गठीला हो गया था। कसरत के दौरान ही उसके दिमाग में एक नए ऐप का विचार आया। आज के दौर में भाषा एक बहुत बड़ी बात है। गूगल ट्रांसलेट जैसे मौजूदा सॉफ्टवेयर किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि वे इंसानी भावनाओं और वाक्यों की बनावट को सही से नहीं समझ पाते। चेन एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जो इंटरनेट के किसी भी पेज की भाषा को तुरंत और सटीक तरीके से बदल दे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उसे एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की जरूरत थी जो इंसानों की तरह सोच सके। उसने सोचा, क्यों न फिल्मों के AI जैसे आयरन मैन का जार्विस या रेसिडेंट इविल की रेड क्वीन को हकीकत में लाया जाए। फैक्ट्री में 3 महीने पूरे होने वाले थे। इस दौरान बिजली और किराए में उसके लगभग 8 लाख खर्च हो चुके थे। यूएसबी ड्राइव अब पहले की तरह चमकने लगी थी। चेन ने बिजली का कनेक्शन काटा और इंसुलेशन ग्लव्स पहनकर उस ड्राइव को बाहर निकाला। तांबे का वो टुकड़ा, कॉपर इंगॉट, उबल रहा था, लेकिन यूएसबी ड्राइव ठंडी थी।
उसे लगा कि शायद ये गर्मी को भी सोख सकती है। चेन ने ड्राइव को अपने लैपटॉप से जोड़ा और टीवी सीरीज एंडलेस का आखिरी एपिसोड चलाया। उसने कर्सर को उस फ्रेम पर रोका जहां परमानेंट इम्यूनिटी शॉट, स्थायी प्रतिरक्षा इंजेक्शन दिखाया गया था। उसने स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक स्क्रीन पानी की तरह हिलने लगी और वो इंजेक्शन स्क्रीन के ऊपर तैरने लगा। जैसे ही चेन ने उसे पकड़ा, वो ठंडा और ठोस महसूस हुआ। उसने उसे धीरे से बाहर खींचा। टिंग, लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो गई और वो इंजेक्शन अब चेन के हाथ में था। वो सफल हो गया था। उसने एक काल्पनिक फिल्म से हकीकत में एक वस्तु निकाल ली थी। अध्याय 30, महाशक्ति या उन्नत तकनीक। आखिरकार सफलता मिल ही गई। चेन ने उस चीज को निहारा जिसे पाने के लिए उसने इतनी जद्दोजहद की थी। रास्ते में कई चुनौतियां आई, लेकिन अंततः वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। उसके हाथ में परमानेंट इम्यूनिटी शॉट, स्थायी प्रतिरक्षा इंजेक्शन था। NJT-48 के प्रभाव में होने के बावजूद वो पहली बार खुद को इतना दंग महसूस कर रहा था। आज से मेरे सिर पर लटकी डेमोकल्स की तलवार, खतरा हमेशा के लिए हट जाएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चेन ने सुरक्षा वाल्व खोला और बिना सुई वाले उस सिरिंज को अपनी गर्दन की नस पर टिका दिया। उसने किसी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट या जानवरों पर प्रयोग की परवाह नहीं की। फस, बिना किसी हिचकिचाहट के हाई प्रेशर इंजेक्शन ने उसकी त्वचा को पार कर दवा को नसों में उतार दिया। गर्दन से शुरू होकर एक ठंडक उसके दिल और फिर दिमाग तक फैल गई। जैसे ही वो ठंडक दिमाग में पहुंची, चेन को लगा जैसे उसकी चेतना पूरी तरह जाग गई हो। उसका हल्का सिर दर्द गायब हो गया। उसे महसूस हुआ कि दवा ने उसके दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जो उसे NJT-48 के दुष्प्रभावों से हमेशा के लिए बचा लेगा। अब उसे सिर दर्द के साथ नहीं जागना होगा और नहीं अचानक मौत का डर रहेगा। अब NJT-48 उसके लिए एक दोधारी तलवार नहीं, बल्कि एक अजय हथियार बन चुका था। चेन ने देखा कि USB ड्राइव अब थोड़ी घिस गई थी, लेकिन वो अभी भी काम कर सकती थी। उसने सोचा कि वो एक और चीज डाउनलोड कर सकता है, लेकिन उसे बहुत सोच समझकर फैसला करना था। उसने अपने पास दो विकल्प रखे। क्रॉनिकल इस फिल्म से वो टेलीकिनेसिस, दिमाग से चीजें हिलाना जैसी महाशक्तियां पा सकता था। रेडी प्लेयर वन इस फिल्म से वो भविष्य की VR, वर्चुअल रियलिटी तकनीक ला सकता था। महाशक्तियां आकर्षक थी, लेकिन उनमें जोखिम था। उसे नहीं पता था कि क्रॉनिकल के क्रिस्टल का रेडिएशन उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। दूसरी ओर रेडी प्लेयर वन की तकनीक, ओएसिस गेम, वर्तमान दुनिया से लगभग 15 से 20 साल आगे थी। अगर वो उस गेम के एल्गोरिदम और हार्डवेयर को हकीकत में ले आता, तो वो गेमिंग की दुनिया में क्रांति ला सकता था। चेन ने हिसाब लगाया कि अगर वो इस तकनीक का उपयोग कर एक अनुवाद ऐप, ट्रांसलेशन ऐप या नया VR सिस्टम लॉन्च करता है, तो वो अरबों की कमाई कर सकता है। उसने फैसला किया, पहले धन और संसाधन, कैपिटल जुटाना जरूरी है। एक बार जब उसके पास अपनी बड़ी लैब और पैसा होगा, तब वो सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद महाशक्तियों, सुपर पावर्स के बारे में सोचेगा। चेन ने मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप खोला और रेडी प्लेयर वन की फाइल तैयार करने लगा। उसका अगला कदम मानवता के तकनीकी स्तर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अध्याय 31, VR हेडसेट। चेन ने अपनी योजना के अनुसार फिल्म रेडी प्लेयर वन डाउनलोड की। इंडस्ट्रियल पार्क में सिग्नल कमजोर होने के कारण उसे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। फिल्म में गेम खेलने के 5 तरीके दिखाए गए थे, सस्ते VR हेडसेट से लेकर हाई एंड और 9400 विजुअल मोशन चेयर तक। चेन का मन उस शानदार कुर्सी पर था, जो हवा में ही होलोग्राम बना देती थी। लेकिन उसे एक डर था। अब तक उसने जो भी चीजें निकाली थी, पिकाचू की टोपी, NJT की गोलियां, इम्यूनिटी शॉट, वे सब छोटी और हल्की थी। क्या वो 100 किलो से ज्यादा भारी उस कुर्सी को निकाल पाएगा? चेन ने हार न मानने का फैसला किया। उसने फिल्म को पॉज किया और कुर्सी को बाहर खींचने की कोशिश की। टिंग, अचानक स्क्रीन काली हो गई। चेन को अपनी उंगलियों में बिजली के झटके जैसा भयानक दर्द महसूस हुआ। जब उसने हाथ पीछे खींचा, तो देखा कि उसकी 2 उंगलियों से मांस का एक हिस्सा आधा सेंटीमीटर गहरा गायब था। उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। स्क्रीन पर मैसेज आया, ऊर्जा अपर्याप्त, इनसफिशिएंट एनर्जी। NJT-48 के असर के कारण उसने दर्द को दिमाग से ब्लॉक कर दिया और सोचने लगा। उसने महसूस किया कि USB ड्राइव चीजों को शून्य से पैदा नहीं करती, बल्कि हकीकत और काल्पनिक दुनिया के बीच एक रास्ता, चैनल बनाती है। उस भारी कुर्सी को बाहर लाने के लिए उस रास्ते को खुला रखने की ऊर्जा कम पड़ गई और रास्ता बंद होते ही उसकी उंगलियां कट गई। अगली बार मुझे चीजें निकालने के लिए एक रोबोटिक आर्म, मैकेनिकल आर्म बनानी होगी, उसने खुद से कहा। कुर्सी का ख्याल छोड़कर उसने फिल्म के शुरुआती सीन से नायक का VR हेडसेट निकालने का फैसला किया। ये हाथ की हथेली जितना छोटा था। उसने अपनी बाई हथेली स्क्रीन के अंदर डाली, हेडसेट को पकड़ा और जोर से बाहर खींच लिया। टिंग, फिल्म फिर से बंद हो गई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक सफेद रंग का हेडसेट था, जिस पर कार्टून के अक्षर बने थे और बीच में एक काली लेंस वाली पट्टी थी। यह हेडसेट रेटिनल प्रोजेक्शन तकनीक पर काम करता था, जो सीधे आंखों की पुतलियों पर तस्वीरें बनाकर एक अद्भुत आभासी दुनिया, वर्चुअल रियलिटी दिखा सकता था। उसने राहत की सांस ली। हेडसेट बाहर आ गया था, लेकिन USB ड्राइव एक बार फिर पूरी तरह खाली होकर पुरानी और टूटी हुई दिखने लगी थी। उसे इसे फिर से चार्ज करना होगा, लेकिन अब उसके पास भविष्य की तकनीक का पहला नमूना आ चुका था। अध्याय 32, ठिकाना जमाना। चेन ने सोचा कि अगर ये VR हेडसेट सिर्फ ओएसिस सर्वर से जुड़ने वाला एक उपकरण है, तो इसमें मुख्य कोड नहीं होगा। लेकिन फिल्म में नायक इसे वॉइस कंट्रोल से रिकनेक्ट करता था, जिसका मतलब था कि यह हेडसेट अपने आप में एक शक्तिशाली स्मार्ट मशीन था, बिल्कुल आज के स्मार्टफोन की तरह। चेन ने हेडसेट को अपने लैपटॉप से जोड़ा। सौभाग्य से भविष्य में भी USB प्रोटोकॉल के मानक नहीं बदले थे, इसलिए दोनों डिवाइस जुड़ गए। हेडसेट के अंदर उसे ओएसिस गेम का क्लाइंट मिला, जो सैकड़ों गीगाबाइट का था। पिछले 3 महीनों में चेन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर ली थी। उसने फाइलों को अनपैक करने की कोशिश की, लेकिन ओएसिस की एन्क्रिप्शन तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। उसका लैपटॉप इतनी भारी फाइलों के बोझ से धीमा होने लगा था। फैक्ट्री का समय खत्म हो रहा था, इसलिए चेन ने अपना सामान समेटा और शहर के बाहरी इलाके में समुद्र के पास एक सुनसान गोदाम किराए पर लेने पहुंचा। ये गोदाम एक मछली पकड़ने वाली कंपनी का था, जो दिवालिया हो गई, एजेंट ने सिगरेट सुलझाते हुए बताया। तब से ये खाली है। लोग कहते हैं कि पास के जंगल में एक हत्या हुई थी और ये जगह प्रतिवादित, हॉन्टेड है। चेन को भूतों से डर नहीं लगता था। उसे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई उसे परेशान न करे। ये गोदाम लगभग 200 वर्ग मीटर का था। यहां से समुद्र और जंगल दोनों पास थे। खतरे के समय भागने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। उसने गोदाम की मरम्मत करवाई और वहां 5 अंकों की कीमत वाले महंगे 4 डेस्कटॉप कंप्यूटर लगवाए। 2-3 दिनों में चेन का पहला ऑफिस तैयार हो गया। दुनिया से पूरी तरह कटकर चेन ने ओएसिस के कोड को क्रैक करने का काम शुरू किया। NJT-48 के प्रभाव में उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि वो एक दिन में एक हफ्ते का काम निपटा लेता था। 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार प्रोग्राम का मुख्य द्वार OEP ढूंढ निकाला। उसने डीकंपाइलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए ये समझना शुरू किया
कि भविष्य का ये प्रोग्राम कैसे चलता है। हालांकि वर्तमान दुनिया की तकनीक से ओएसएस के पूरे सोर्स कोड को बदलना नामुमकिन था, लेकिन चेन को वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, एक दिशा। अब वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक क्रांतिकारी प्रोग्राम बना सकता था। अध्याय 33। लिटिल एक्स। एक महीने बाद शांगदू के बाहरी इलाके में स्थित उस सुनसान गोदाम में चेन ने कीबोर्ड पर आखिरी बटन दबाया। डेस्कटॉप पर एक कंप्रेस्ड पैकेज दिखाई दिया। उसने एंड्रॉइड एमुलेटर चलाया और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। एमुलेटर का इंटरफेस चमक उठा। चेन ने एक अंग्रेजी वेब पेज खोला। पलक झपकते ही अंग्रेजी की पंक्तियों के बीच लाल रंग के चीनी अक्षर दिखाई देने लगे। यह अनुवाद इतना सटीक था कि इसमें कोई तार्किक कमी नहीं थी, बस भाषा थोड़ी औपचारिक थी। चेन ने रिप्लेसमेंट ट्रांसलेशन, प्रतिस्थापन अनुवाद मोड चुना। अब वेब पेज पर अंग्रेजी के शब्द पूरी तरह गायब हो गए और उनकी जगह चीनी अक्षरों ने ले ली, लेकिन पेज का ढांचा बिल्कुल वैसा ही रहा। काम पूरा होने पर चेन ने स्क्रीन से कहा, एक्स प्रोग्राम में डायनेमिक प्रोटेक्शन की एक परत जोड़ो और इसे 3 फॉर्मेट एंड्रॉइड, iOS और पीसी में बदल दो। बाकी तुम संभालो। जी पिताजी। स्पीकर से एक बच्चों जैसी आवाज आई। अचानक कंप्यूटर अपने आप चलने लगा। चारों कंप्यूटर एक क्लस्टर की तरह जुड़ गए और स्क्रीन तेजी से चमकने लगी। एक इंसान को जिस काम में हफ्ते लगते, उसे एक्स ने कुछ ही मिनटों में कर दिया। एक्स प्रोग्राम कोड का वो हिस्सा था जिसे चेन ने फिल्म रेडी प्लेयर 1 के ओएसएस गेम के एनपीसीज से निकाला था। ओएसएस के एनपीसी आज के किसी भी एआई से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। ये एआई इंसान के दिमाग की तंत्रिका तरंगों, न्यूरल फ्लक्चुएशंस की नकल कर सकता था और आसानी से ट्यूरिंग टेस्ट पास कर सकता था। हालांकि एक्स बुद्धिमान था, लेकिन चेन ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे ताकि टर्मिनेटर जैसी स्थिति पैदा न हो। चेन का आदेश सर्वोच्च होगा। खुद की नकल बनाना, सेल्फ रेप्लिकेशन मना है। बिना अनुमति इंटरनेट से जानकारी लेना मना है। जब तक चेन हाथ मुंह धोकर आया, काम पूरा हो चुका था। एक्स, इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखूं? चेन ने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। पिताजी, आप जानते हैं कि मुझमें रचनात्मक मॉड्यूल, क्रिएटिव मॉड्यूल्स नहीं है। एक्स ने थोड़ी उदासी से कहा, ठीक है, तो इसका नाम होगा लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट। चेन ने फैसला किया। चेन ने एक्स को निर्देश दिया कि वो इन पैकेजों को निर्दिष्ट ईमेल पतों पर भेज दे। सॉफ्टवेयर के साथ एक संक्षिप्त परिचय भी भेजा गया। यह उत्पाद शक्तिशाली भाषा प्रसंस्करण तकनीक से लैस है, जो मूल पाठ के अर्थ को पूरी तरह सुरक्षित रखता है और वेब पेज के लेआउट को बिगाड़े बिना अनुवाद करता है। अध्याय 34। मेरे दोस्त, क्या तुमने लिटिल एक्स के बारे में सुना है? भोर हो रही थी और शांगदू के एक आलीशान 300 मीटर के बंगले में हल्की खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। कमरा यूरोपियन स्टाइल में सजा था, लेकिन चारों ओर बिखरे कपड़े, बियर की बोतलें और कचरा इसके मालिक के आलसी स्वभाव को बयां कर रहे थे। बिस्तर पर सो रहे 30 साल के इस आदमी का नाम झान फेई था। दुनिया की नजर में वह एक सफल बिजनेसमैन था जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग से पैसे कमाता था, लेकिन उसका एक गुप्त चेहरा भी था। वो एक माहिर हैकर था जिसने 16 साल की उम्र में एक खतरनाक कंप्यूटर वॉर्म बनाकर लाखों डॉलर कमाए थे। डार्क वेब की दुनिया में वो एक अनाम शिकारी की तरह था। अचानक एक अजीब अलार्म की आवाज से झान फेई की नींद टूट गई। ये धुन किसी म्यूजिक बॉक्स जैसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही उसने फोन उठाया, अलार्म बंद हो गया। उसके डार्क वेब वाले ईमेल पर एक अनाम मेल आया था। झान फेई सतर्क हो गया। ये ईमेल पता दुनिया में 10 से भी कम लोग जानते थे। उसने अपना फोन कंप्यूटर से जोड़ा और एक सुरक्षित एंड्रॉइड एमुलेटर में उस फाइल को खोला। फाइल का नाम था लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट। उसने सोचा, वेब पेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, पर इससे मेरा क्या लेना देना? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही एमुलेटर की स्क्रीन पर एक पारदर्शी परत छा गई। स्क्रीन पर सवाल आया, चीनी सिस्टम का पता चला, क्या सभी विदेशी भाषाओं को चीनी में अनुवाद करें? झान फेई ने हाँ पर क्लिक किया। कुछ नहीं बदला, लेकिन जब उसने एक विदेशी अंग्रेजी वेबसाइट खोली तो वो दंग रह गया। पूरी वेबसाइट चीनी भाषा में दिख रही थी, जैसे कि वो मूल रूप से चीनी ही हो। असंभव, कोई सॉफ्टवेयर पूरे वेब पेज को इतनी बारीकी से कैसे बदल सकता है? उसने सॉफ्टवेयर बंद करके देखा, वेबसाइट वापस अंग्रेजी में हो गई। यानी ये सॉफ्टवेयर लाइव ट्रांसलेशन कर रहा था, और वो भी ऐसी सटीकता के साथ जो आज तक बाजार के किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर जैसे बाइडू या गूगल में नहीं थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर नहीं बल्कि अननोन कॉलर लिखा था। झान फेई समझ गया कि सामने वाले ने आसपास के मोबाइल टावर, बेस स्टेशन को हैक कर लिया है। एक हैकर होने के नाते वो घबराया नहीं, बल्कि शांति से फोन उठाया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से एक बच्चों जैसी मासूम आवाज आई, मेरे दोस्त, क्या तुमने लिटिल एक्स के बारे में सुना है? अध्याय 35। चर्चा। झान फेई ने अपने दिमाग में पूरी बातचीत की योजना बना रखी थी। वो सोच रहा था कि सामने वाला कौन होगा, कोई भारी मर्दाना आवाज या कोई चालाक महिला या शायद आवाज बदलने वाला सॉफ्टवेयर, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देगी। मेरे दोस्त, क्या तुमने लिटिल एक्स के बारे में सुना है? झान फेई के पास कोई जवाब नहीं था, तो उस आवाज ने सवाल दोहराया। झान फेई ने सावधानी से उत्तर दिया, मैंने आज ही ये नाम सुना है। बहुत अच्छे, उस आवाज ने खुशी से कहा, तो क्या तुम लिटिल एक्स को पूरी दुनिया में पहुंचाने में हमारा साथ दोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? झान फेई ने तेवर दिखाए, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं और मुझे इससे क्या मिलेगा? मिस्टर झान फेई, आप मुझे एक्स बुला सकते हैं। फोन से उस बच्चे जैसी आवाज ने गंभीरता से कहा, हम एक छोटा संगठन है जो बायोटेक्नोलॉजी पर शोध करता है। लिटिल एक्स हमारा पहला एआई उत्पाद है। अगर ऐसा उत्पाद बनाने वाला संगठन छोटा है तो मेरी कंपनी की तो कोई औकात ही नहीं है ना? झान फेई ने तंज कसा, नहीं, हम छोटे इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। एक्स ने समझाया, इसलिए मैंने डार्क वेब खंगाला और तुम्हें ढूंढ निकाला। मैंने तुम्हारे साथ साथ किंग, एसबी और सीजेडएच को भी ढूंढ लिया है। झान फेई के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। तुमने किंग और बाकी सबको असल जिंदगी में ट्रैक कर लिया। ये हैकर की दुनिया के वो नाम थे जिनसे पूरी दुनिया थर्राती थी। अगर एक्स ने उन्हें ढूंढ लिया था तो वो कोई मामूली इंसान नहीं था। झान फेई के पसीने छूटने लगे। उसने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरी मांग सरल है, मैं चाहता हूं कि तुम सब लिटिल एक्स ट्रांसलेशन असिस्टेंट के शेयरधारक, शेयर होल्डर्स बनो। तुम सबको ब्लैकलाइट बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम की कंपनी में निवेश करना होगा। झान फेई उलझन में था। तुम्हारी तकनीक इतनी उन्नत है कि तुम्हें बड़े बड़े निवेशक आसानी से मिल जाएंगे, फिर हमें क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि तब कंपनी मेरी नहीं रहेगी। एक्स ने बेबसी से कहा, निवेशक अक्सर संस्थापकों को बाहर निकाल देते हैं, मैं चाहता हूं कि कंपनी हमेशा मेरे नियंत्रण में रहे। तो क्या ये एक धमकी है? झान फेई ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो हाँ, एक्स ने बेपरवाही से कहा। तुम चारों को 10-10 मिलियन का निवेश करना होगा, बदले में तुम्हें कंपनी के 2% शेयर मिलेंगे। शर्त यह है कि तुम कंपनी के कामकाज में दखल नहीं दोगे। झान फेई हंस पड़ा। 10 मिलियन के बदले सिर्फ 2%? तुम हमें लूट रहे हो। 2% बहुत है, एक्स ने तर्क दिया। ये सॉफ्टवेयर बाजार में मौजूद किसी भी एआई से 5 साल आगे है और भविष्य में हम रियल टाइम ट्रांसलेटर्स भी ला रहे हैं, बिल्कुल दी वॉन्डरिंग अर्थ फिल्म जैसा। झान फेई चुप हो गया।
उसे समझ आ गया था कि ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर ये तकनीक वैसे ही निकली जैसा दावा किया जा रहा है तो वे अरबों कमाएंगे। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, झान फेई ने कहा। कोई बात नहीं, एक्स ने जवाब दिया। 3 घंटे बाद शहर के मिकी कैफे पहुंच जाना। वहां तुम्हारी मुलाकात किंग, एसबी और सीजेड से होगी। वही आगे की बात करेंगे।